मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज बात हरियाणा चुनाव की। तमाम कयासों के बाद, तमाम सारे एग्जिट पोल के बाद अब जब परिणाम सामने आ गए हैं, तो ये साफ हो गया है कि सारे एग्जिट पोल एक बार फिर से फेल होते हुए नजर आए हैं। शायद ही कोई ऐसा चैनल हो जिसने कांग्रेस को 50 से लेकर के 70 सीटें तक ना दी हो। कई लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटों तक समेट दिया था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो सर्व चुनाव के पोल करने वाली सर्वे एजेंसियां पूरी तरह से फेल हो गई। मैं पहले से ही कह रहा था, मैंने अपनी खबरों में कई बार लिखा भी था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चुपचाप काम कर रही है और कांग्रेस शोर में काम कर रही है। दरअसल इन चुनावों में जो परिणाम आए हुए हैं, उनको हमें ठीक से समझना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस की ये दुर्गति क्यों हुई। हम सिलसिलेवार ढंग से इस पर बात करेंगे। सबसे पहला कारण ये है कि कांग्रेस इस बार अति आत्मविश्वास में डूबी थी और सबको लग रहा था कि ग्राउंड पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का सरकार का शासन हो चुका है, उसकी एंटी कमेंसी है, नाराजगी है। इसके चलते कांग्रेस ने कुछ ना कर पाने के बावजूद ये मान लिया था कि इस बार उसे माहौल के भरोसे जीत मिल जाएगी। कांग्रेस के पास भी बताने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने ये लोकसभा चुनाव से अति उत्साह में डूबी हुई थी। उसको लग रहा था कि जिस तरह से मोदी सरकार को उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी हद तक शिकस्त देने में कामयाब रही थी, तो उसको लगता था कि पूरे देश में उसका माहौल बन गया है और अब तो चुनाव बस यूं ही जीत लिया जाएगा। इसी रणनीति का फ़ायदा उठाने के लिए राहुल गांधी अंतिम दिनों में वहां पर पहुंच गए और उन्होंने सोचा कि इस बार राहुल ब्रांड एक स्थापित हो जाएगा और एक क्रेडिट बन जाएगा। उनको पता था कि माहौल तो बना हुई हुआ है। ऐसे में लास्ट समय पर कांग्रेस अगर अध्यक्ष राहुल गांधी ने वहां पर पहुंच कर सोचा कि प्रचार की जिम्मेदारी खुद उठाई जाए और जीत का सेहरा भी उनके सर पर बन सके, लेकिन इन सब सारे प्रयासों पर पूरी तरह से पानी फिर गया है और अब हमें इन कारणों का पता करना होगा कि आखिर कांग्रेस की ये हार क्यों हो गई। जो कांग्रेस 50 से 70 सीटों पर आने वाली थी, वो आखिर इन 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चलने के बावजूद 35 सीटों पर आखिर कैसे सिमट गई। इस चीज को समझने के लिए हमें सिलसिलेवार ढंग से करना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस ने इन चुनावों को जाट और गैर जाट के हिस्से में बांट दिया था। किसान, नौजवान, युवा और खिलाड़ी, महिला, इन सब के मुद्दे को उठा करके कांग्रेस ने सोचा था कि जाट और गैर जाट का मुद्दा उठा करके भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है। जैसे ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को तेजी से उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट जो लोग थे उनको अपना सॉफ्ट कॉर्नर बनाया और वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते चले गए। भारतीय जनता कांग्रेस ने इस आपाधापी में यह भी भूल गई कि दलित वोट हरियाणा में काफ़ी अहम है और जाट और गैर जाट की लड़ाई के साथ साथ दलित वोट भी साधना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस ने दलित वोट नहीं साधा और उनकी जो कद्दावर नेता थी कांग्रेस में, कुमारी शैलजा, उनका पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। उन्होंने खुद को चुनाव प्रचार से किनारे कर लिया था। आखिरी में जो कुछ जगहों पर निकली, करीब 15 जगहों पर उनकी सभाएं हुई, लेकिन उन्होंने एक तरह से दूरी बना ली थी और कुछ सीटों पर ही सिमट करके रह गई और कुमारी शैलजा को राहुल गांधी ने हुड्डा से हाथ तो मिलवा दिया था, लेकिन दिल नहीं मिल पाए थे। इसी के चलते कुमारी शैलजा की नाराजगी अपने दलित वोटों को प्रभावित कर गई और दलित वोट कांग्रेस से खिसक गया और दलित वोट जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। इसके अलावा आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, वह भी अपने भाई बंधुओं की सीट तक सिमटे रहे, बेटे की सीट तक सिमटे रहे। इसके अलावा वो कहीं भी चुनाव प्रचार करने नहीं जा सके। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की यह प्रचार से दूरी भी कांग्रेस को भारी पड़ती हुई नजर आई। जाट और गैर जाट की लड़ाई में गैर जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया और जाट भी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं आ पाए। इसके अलावा सबसे अहम कारण एक ये भी रहा कि अति उत्साह में डूबी कांग्रेस ने दरअसल जिस इंडिया गठबंधन के सहारे उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस इंडिया गठबंधन को उसने दरकिनार कर दिया और आम आदमी पार्टी जो इस हरियाणा के चुनाव में पूरे 90 के 90 सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी उतारे और
दमखम के साथ प्रचार लड़ा। दरअसल कांग्रेस ने इस चुनाव में बहुत बड़ी चूक कर दी, और वो चूक ये थी कि जो इंडिया गठबंधन के साथी थे, यानी आम आदमी पार्टी, दरअसल कांग्रेस को तभी समझ जाना चाहिए था जब चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और हरियाणा चुनाव में उन्होंने खम ठोक दिया और उन्होंने कहा कि हम हरियाणा चुनाव में चुनाव जीतेंगे। भारतीय कांग्रेस को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है और वो कोई भी सीट नहीं जीत पाएगी। उनका आकलन ये बिल्कुल सही था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता नहीं, लेकिन कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटों पर शिकस्त दे दी। करीब 17 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5,000 से ज़्यादा वोट ऐसे मिले, जिसके चलते कांग्रेस का नुकसान हुआ। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी होती तो शायद कांग्रेस की इतनी बुरी हालत ना होती और वो चुनाव के परिणामों के आसपास तो जरूर खड़ी होती, या हो सकता है उसे विजयश्री का स्वाद भी इस बार चखने को मिल जाता। लेकिन आम आदमी पार्टी से दूरी, हालांकि आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में सभी 90 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है, लेकिन उसने वोट काटने का काम जरूर किया और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को कांग्रेस समझने से पूरी तरह से चूक गई। कांग्रेस ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी मुद्दों को पलीता लगा दिया। कांग्रेस ने अगर युवाओं की बात उठाई, रोजगार की बात उठाई, डंकी का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, तो उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने वायदों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने जब कहा कि इस यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ज़माने में खर्ची पर्ची का मुद्दा उठाया और ये वादा किया कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी तो हम 5 लाख युवाओं को नौकरी तुरंत देंगे जैसे ही सरकार बनेगी। तो इस तरह से युवा भी उसके साथ साथ चला गया। इसके साथ जब कांग्रेस ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिग्गज रणनीतिकार अमित शाह ने ऐलान किया कि जो भी युवा हरियाणा से अग्निवीर में जाएगा और अग्निवीर के बाद अगर वो रोजगार होगा तो उसे ऐसी नौकरी दी जाएगी जिसमें पेंशन भी होगी। तो अग्निवीर का मुद्दा भी कांग्रेस का धीरे धीरे शांत पड़ गया। युवाओं को 5 लाख की नौकरी मिल गई, अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी मिल गई। तीसरा मुद्दा था किसान का, जो भारतीय जनता पार्टी ने के विरोध में जा रहा था। किसान को धान की एमएसपी का मूल्य अभी 1,300 रुपये मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम किसानों को धान का एमएसपी मूल्य जो अभी 1,300 है वो हम 3,100 कर देंगे। यानी 13 की गिनती इधर उधर करके वायदे के साथ भारतीय जनता पार्टी गई तो किसानों की नाराजगी भी दूर हो गई और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ गई। क्योंकि इन सबको लग रहा था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में किसानों को साथ अगर किसानों की नाराजगी मोदी सरकार से हो गई तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में किसानों के लिए प्रति भारतीय जनता पार्टी का यह ऐलान उनके पक्ष में काम कर गया। चौथा मुद्दा जो कांग्रेस ने उठाया वो था महिला और खिलाड़ी का। आपको याद होगा विनेश फोगाट जो कांग्रेस की स्टार उम्मीदवार थी, उनको हालांकि जीत मिल गई है, लेकिन कांग्रेस के उन्हीं विनेश के फोगाट के सहारे महिला और खिलाड़ियों का मुद्दा उठा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बेहद सतर्कता बरती और उन्होंने पूरे चुनाव में विनेश फोगाट पर एक भी शब्द नहीं बोला। उन्होंने अपने नेता उत्तर प्रदेश के ब्रजभूषण को भी नसीहत दी कि चुनाव तक विनेश फोगाट पर कोई भी बयान ना दिया जाए। विनेश फोगाट पर चुप्पी साध करके भारतीय जनता पार्टी ने खामोशी ओढ़ ली थी और यह खामोशी भारतीय जनता पार्टी को मुफीद कर गई और वो किसानों के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े, युवाओं के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े, महिला और खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े। इसके साथ साथ आपको बता दें पिछले 10 सालों में कांग्रेस का संगठन बेहद लचर था। 10 सालों में कांग्रेस ने 3 प्रदेश अध्यक्ष तो बदले, लेकिन वो अपने संगठनात्मक इकाइयों के चुनाव नहीं करा पाए और उनका संगठन बेहद लचर था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद मुफीद था और संगठन निचले स्तर पे काम कर रहा था। कांग्रेस अति आत्मविश्वास में डूबी हुई थी और अपने जबरदस्त शोर में डूबी हुई थी। उसको लग रहा था कि ये शोर उसे इस बार विधान भवन में जरूर पहुंचा देगा। इसके अलावा आपको बता दें
तमाम सारे मुद्दे ऐसे रहे कि कांग्रेस की दलित वोटों से बिखराव रहा, कांग्रेस का संगठन भी काम नहीं कर रहा था। ये तमाम सारे मुद्दे ऐसे रहे जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दिलाते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ जो नहीं किया, इसके अलावा अग्निवीरों को रोजगार, पर्ची-खर्ची में नौकरी, इस तरह के तमाम सारे मुद्दे ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित होते हुए नजर आए। इसके अलावा कांग्रेस को भितरघात का मुद्दा ले डूबा, गैर जाट का मुद्दा ले डूबा, सिर्फ जाट। कांग्रेस ने क्या किया कि इस चुनाव में उन्हीं मुद्दों को उठाया जिसको लग रहा था कि वो काम कर जाएंगे। इस चुनाव में आरक्षण ने काम नहीं किया। इस चुनाव में कांग्रेस के जलेबी मुद्दे ने भी कांग्रेस की काफ़ी फजीहत कराई, और जो जलेबी प्रकरण था, जो मोन्टो की जलेबी जो बेच रहे थे राहुल गांधी, वह भी काम नहीं कर पाई, और राहुल गांधी की जलेबी की मिठास भी इस चुनाव में फीकी पड़ाई। अंत में नसीहत यही है कि कांग्रेस को संगठन में काम करना पड़ेगा। कांग्रेस को ईवीएम पर आरोप लगा करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए, या इंडिया गठबंधन को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बार जो मुद्दा काम कर गया वो नहीं काम करेगा हर बार। अगर आप संविधान की लाल किताब लेकर के जगह जगह घूमेंगे तो वो काम नहीं करना पड़ेगा जो आज आपने हरियाणा में किया है। आपको हरियाणा में या कहीं भी जब चुनाव हो तो वहाँ पर ज़मीन के मुद्दों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन अति आत्मविश्वास से डूबी कांग्रेस को हरियाणा ने इस बार मुद्दे परोस के दिए थे, थाली सजा के दी थी कि अगर वो थोड़ा-सा प्रयास कर लेती तो निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने हरियाणा में वो चूक कर दी है जो 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी जिस विजय से जीती थी, उससे भी ज़्यादा वोटों से जीती है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 0.85% वोट ज़्यादा मिला है, लेकिन अगर सीटों की बात करें तो वो कांग्रेस से 11 सीटें ज़्यादा जीत गई। ये एक बड़ी बात है। और इस चुनाव में एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि क्षेत्रीय दलों से अब जनता धीरे-धीरे किनारा करती जा रही है, और जितने भी क्षेत्रीय चुनाव हो रहे हैं, उनसे पार्टियां दूरी बना रही हैं। आप देखिए आईएनएलडी को भी इसमें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाईं, अन्य लोग को भी ज़्यादा इसमें सीटें नहीं मिल पाईं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब राष्ट्रीय दलों की पूछ बढ़ गई है, और अब जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता अब मुखर होकर के बोलती नहीं कि हमने किसको वोट दिया। इसीलिए शायद इस बार चुनावी पोल करने वाली सभी सर्वे एजेंसियां पूरी तरह से फेल हो गई हैं। लिहाजा हम पत्रकारों को भी और सर्वे एजेंसियों को भी अब आम जनता के रुख को समझना पड़ेगा, और छिछले तौर पे उनकी बात को मान लेना बहुत स्वीकार्यता नहीं होगी। नमस्कार, धन्यवाद।